एपिसोड के एंड पे जू फैन को पता चलता है कि फैंग सिटी की काई फैमिली के यंग मास्टर के साथ हमारी मिस जिया की शादी होने वाली है। जू फैन कहता है अगर मिस जिया की शादी उस फैमिली में हो जाती है तो हो सकता है कि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट खत्म हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं। वो उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से फैंग सिटी चलते हैं और इसकी शादी करवाते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में फैंग सिटी दिखाया जाता है। वो लोग फैंग सिटी पहुंच जाते हैं। सारे लोग फैंग सिटी पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टोंगलिंग उससे पूछता है जू फैन से तुम्हें कैसा लगा, तुम तो पहली बार फैंग सिटी आए हो। जबकि जू फैन उसे देखकर कहता है ये तो बस एक छोटा सा गांव है, पता नहीं ये लोग इसे सिटी क्यों कह रहे हैं। जू फैन कहता है क्या हम लोग सीधे काई फैमिली नहीं जा सकते। इस जिया उसे कहती है नहीं, हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जा सकते, पहले मैं और मेरा भाई वहाँ पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद तुम लोगों को बुलाया जाएगा। टोंगलिंग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जू फैन कहता है अब ये क्या बात हुई, पता नहीं तुम्हें वहाँ पर कितना टाइम लगेगा। टोंगलिंग उसे कहता है अगर हम लोग भी 7 दिन के वहाँ पर डायरेक्टली चले जाते हैं तो वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सारे नोबल लोग हैं, इनकी फैमिली में अगर गुलाम सीधे चले जाएं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लोग यहीं सामने वाले होटल में जाकर रुकते हैं और रेस्ट करते हैं। जू फैन उन दोनों से कहता है ठीक है तुम दोनों काई फैमिली चली जाओ। कि वो टोंगलिंग से कहता है तुम यहाँ पर सामने वाले होटल में रूम बुक करवाओ, मैं यहाँ पर सिटी को घूम कर आता हूँ। इसी वक्त मिस जिया का भाई आके बढ़ता है और उसे कहता है भाई गुलाम कहेंगे तुम यहाँ पर हमारी लू फैमिली की वजह से आए हो और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही भुदक रहे हो। एक बार मेरी बहन की काई फैमिली में शादी होने दो, मैं अपने जीजा जी के साथ मिलकर तुम्हें दिखाऊंगा कि गुलाम की औकात क्या होती है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी बैग में किक मारते हुए कहता है जाओ दफा हो और जाकर अपने जीजा जी के साथ जाकर मिलो। मिस जिया का छोटा भाई फिर से उसके पास जाकर रोना शुरू कर देता है। मिस जिया उसे कहती है तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि तुम हमारे सर्वेंट हो, फिर भी तुम अपने मास्टर को कैसे मार सकते हो। जू फैन कहता है तुम्हारे भाई ने पहले शुरुआत की थी, इसे कहो कि फालतू में मुझसे पंगा न लिया करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ मुझे आजाद कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिस जिया उसकी बात सुनकर आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जू फैन वहाँ से चला जाता है। टोंगलिंग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है ब्रदर जू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, चाहे जो भी हो वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे किक कैसे मार सकते हो। जू फैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, छोटा कीड़ा मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है। जू फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहाँ पर एक बंदा क्रिस्टल्स बेच रहा होता है, लेकिन एक यंग लेडी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है तुम्हारे क्रिस्टल्स फेक है। वो शॉप ओनर उसे कहता है लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब है, तो बिल्कुल असली जेड स्टोन है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जेड स्टोन को हासिल किया है, अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो जाओ यहाँ से, मेरे कस्टमर खराब मत करो। सकता है कि शायद तुम्हें इस जेड के बारे में पता ना हो, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल असली है। तो नोबल लेडी उसे कहती है हाँ मुझे जेड्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने असली के जेड देखे हुए हैं और तुम्हारे जेड को देखकर लग रहा है ये फेक है। वो दुकानदार हंसते हुए अपने कस्टमर से कहता है जरा देखो तो सही इस नोबल लेडी को, इसने सिर्फ एक बार जेड क्रिस्टल को देखा है और इसे लगता है कि इसे असली और नकली की पहचान हो गई है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। तो नोबल लेडी उससे कहती है हाँ वाकई में मुझे असली और नकली की पहचान है। शॉप ओनर उसे कहता है प्लीज मैडम यहाँ से चली जाए, आप मेरा बिजनेस खराब कर रही है, अगर आपको कुछ नहीं खरीदना तो यहाँ से जा सकती है। तो यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे कहता है तुम्हारा जेड बिल्कुल नकली है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हारा जेड क्रिस्टल नकली है। जू फैन और टोंगलिंग दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाती है। जू फैन कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा जेड नकली है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। वो शॉप ओनर चिल्लाकर उसे कहता है अब तुम कहाँ से आ टपके, अगर तुम साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मेरा जेड नकली है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो, तुम तो सिर्फ ऐसे ही बकवास कर रहे हो, मेरे सारे के सारे क्रिस्टल बिल्कुल असली है। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो चलो फिर टेस्ट करके देख लेते हैं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ कि तुम्हारे जेड क्रिस्टल नकली है। जू फैन वही टेबल के ऊपर पानी का एक प्याला रख लेता है। वहाँ पर एक दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वो उन सबसे कहता है मैंने इस प्याले के अंदर नॉर्मल वाटर डाला हुआ है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो, और इसके अंदर मैं सल्फर के टुकड़े डालने वाला हूँ, तुम अपनी जेड क्रिस्टल को मुझे दे दो, हम इस पानी में उसे डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो नकली है या असली है। शॉप ओनर उसे अपना जेड क्रिस्टल देते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं। जू फैन उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल देता है। क्रिस्टल का रंग पहले ग्रीन कलर का होता है, जैसे वो पानी के अंदर जाता है उसके ऊपर से उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है और सारा पानी भी रेड कलर का हो जाता है। तो शॉप ओनर बाकी के लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उसका क्रिस्टल बाकी में नकली होता है। जू फैन उसे कहता है तुम सब लोगों को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, ये क्रिस्टल तो पहले से ही फेक था, जैसे इसे पानी के अंदर मैंने डुबोया इसके ऊपर जो रंग चढ़ाया गया था वो उतर गया। जू फैन उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हुए कहता है अब तुम्हें ये बात मानना होगी कि ये नोबल लेडी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये क्रिस्टल नकली है। वो शॉप ओनर कहता है अच्छा ठीक है मैं ये बात मान लेता हूँ। वो नोबल लेडी उसे कहती है तुम्हारा ये जेड स्टोन 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स का है, अगर तुम देना चाहो तो मैं खरीद लूंगी, क्योंकि ये एक फेक स्टोन है। इसी वक्त उस शॉप ओनर के सर में कुछ लगता
है वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है मुझे पत्थर किसने मारा। तो पीछे जितने भी कस्टमर उससे क्रिस्टल लेकर गए होते हैं वो सारे अपने क्रिस्टल्स लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं हमें रिफंड चाहिए, तुमने हमें धोखा दिया है। और फिर सारे मिलकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वो शॉप ओनर उसे कहता है बच्चे तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा कर दिया है। वो नोबल लेडी उसे कहती है यंग मास्टर तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे पहले से पता था कि वो क्रिस्टल फेक है लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर सकती थी। जू फैन उसे कहता है हाँ मैं पहले भी इस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मुझे मेथड आता था। जू फैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में उसे 3 स्पिरिचुअल स्टोन से खरीदना चाहती थी ताकि तुम ये बात जानती हो कि वो एक फेक क्रिस्टल है। नोबल लेडी उसे कहती है नहीं मैं उसे खरीदने वाली नहीं थी, मैं तो बस लोगों को बता रही थी कि ये क्रिस्टल्स फेक है और ये बंदा उन्हें धोखा दे रहा है। और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। जू फैन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़की की आंखें तो बहुत ज्यादा जहरीली है, मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को पहचानने का। जू फैन टोंगलिंग से कहता है तुम वापस होटल में चले जाओ और इसके अलावा मुझे तुमसे 10 स्पिरिचुअल स्टोन उधार चाहिए। टोंगलिंग कहता है लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए। जू फैन कहता है मुझे कुछ खरीदना है। टोंगलिंग उसे अपनी पोटली में से 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स निकाल कर देता है और साथ ही रो रहा होता है, जबकि जू फैन उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को लेकर एक बंद गली में चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो शॉप ओनर से वहीं पर मिलने वाला है। जू फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो शॉप ओनर निकलता है। जू फैन कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शॉप ओनर भी हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा किया है, तुम अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जू फैन कहता है मैं तुमसे वो जेड क्रिस्टल खरीदने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर पहले जिसे मैंने नकली साबित किया था। मैं तुमसे वो स्टोन खरीद लूंगा, मैं तुम्हें 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स का सुनकर वो शॉप ओनर भी हैरान हो जाता है। शॉप ओनर उसे कहता है जबकि तुम्हें पता है कि ये क्रिस्टल नकली है फिर भी तुम इसे खरीदना चाहते हो, वो भी 10 स्पिरिचुअल स्टोन लेकर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। जू फैन उसे कहता है हालांकि ये क्रिस्टल नकली है लेकिन मेरे लिए फिर भी काम का है, क्या पता मैं इसे तुमसे भी ज्यादा महंगी प्राइस में बेच सकूं, यानी मैं 10 का खरीद कर शायद इसे 50 में बेच सकूं। वो शॉप ओनर उसे कहता है अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुम भी बिजनेस करना चाहती हो, मैं तुम्हें ये क्रिस्टल दे तो सकता हूँ लेकिन एक मसला है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने जितने भी क्रिस्टल्स बेचे थे वो सारे लोग वापस करवा गए हैं और अपने पैसे उन्होंने वापस ले लिए, मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया और लोगों ने मुझे पीटा भी है। 10 स्पिरिचुअल स्टोन तो इसके लिए बहुत ज्यादा कम है, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। जू फैन उसे कहता है फिर तुम्हें कितने स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। शॉप ओनर को उसे कहता है मुझे स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। और साथ ही गली में और भी गुंडे निकल आते हैं। जू फैन उसे कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए आया था लेकिन तुम्हारा इरादा तो कुछ और ही लगता है। वो हंसते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करने वाला, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं तो तुमसे इसका बदला लूंगा और तुम्हें इसके लिए अपनी जान देना होगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू फैन आगे बढ़ता है और कहता है तो इसका मतलब हमारी बिजनेस डील यहीं पर खत्म होती है, चलो फिर शुरू करते हैं। साथ ही वो अपने पास से वही गोश्त निकालता है जो कि सोल को चुरा लेते हैं। टॉप ओनर के साथ जितने भी गुंडे होते हैं वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वो उसके गोश्त को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जू फैन चलता हुआ आगे बढ़ जाता है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल ले लेता है और कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार सको। जू फैन वो क्रिस्टल लेकर आगे बढ़ जाता है और पीछे का सीन दिखाती है, वो सारे गोश्त उन सभी को मार डालते हैं। जू फैन उस क्रिस्टल जेड को लेकर वापस अपने होटल आ जाता है और टोंगलिंग से कहता है मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें बाहर पहरा देना है, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। टोंगलिंग से कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर जू फैन दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और अपने क्रिस्टल को टेबल पर रख देता है। मैजिक एम्परर उसके ऊपर अपना हाथ करते हुए उसकी एनर्जी को फील करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक था, तो वाकई में बहुत ही काम का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में से एनर्जी निकलती है और वो चमकना शुरू कर देता है। जू फैन कहता है हाँ ये वाकई में वही है, ये तो फेरी ब्लड क्रिस्टल है। साथ ही वो फेरी ब्लड क्रिस्टल के बारे में बताता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर स्टोन है। ज़ारू मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनका प्योर ब्लड मिलाकर इस क्रिस्टल को बनाया जाता है और इसको बनने में भी हजारों साल लगते हैं। ये बहुत ज्यादा रेयर है लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस क्रिस्टल को यूज करके कोई भी एक ब्लडी बेबी बना सकता है। मेरे पास जो बुक ऑफ एस्पर थी उसमें ब्लडी बेबी बनाने का तरीका लिखा हुआ था कि फेरी ब्लड क्रिस्टल को यूज करते हुए हम अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना सकते हैं। तब आप एक ब्लडी बेबी बना लेते हैं तो अपनी पावर से वो किसी को भी मार सकता है। ब्लडी बेबी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो होली लैंड में भी कल्टीवेट कर सकता है। 7 एम्परर्स भी उसके सामने कुछ नहीं है, वो भी उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपने ब्लड की जरूरत होगी। वो अपनी क्लाई को काटता है और अपने ब्लड को क्रिस्टल पर डालना शुरू करता है। टूफैन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इतना ज्यादा लकी हूँ, मुझे एक फेरी ब्लड क्रिस्टल मिल गया है। टूफैन कहता है द बुक ऑफ एस्पर के सीक्रेट के मुताबिक कोई ब्लडी बेबी बनाना चाहता है तो उसे अपनी बॉडी का फ्रेश ब्लड स्टोन के ऊपर डालना होगा, जहाँ ताकि ये क्रिस्टल एक्टिवेट ना हो जाए और इसके अंदर से उसे ब्लडी बेबी की हार्ट बीट महसूस होना शुरू हो जाए। लेकिन तब तक हमें इसके ऊपर ब्लड डालते रहना है। जूफैन कहता है मैंने अपना बहुत ज्यादा ब्लड जाया कर दिया है, अभी मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। जूफैन कहता है
इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करके अपने लिए एक ब्लडी बेबी बनाना होगा। मुझे इसके ऊपर ब्लड डालते रहना है क्योंकि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। कि अगर एक बार आप इसके ऊपर ब्लड डालना शुरू करते हैं तो जब तक ब्लडी बेबी बन नहीं जाता आप इसके ऊपर ब्लड डालना रोक नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आप दोबारा इसके ऊपर ब्लड नहीं डाल पाएंगे, क्रिस्टल कभी भी दोबारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़ू फैंग का बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और उसे चक्कर भी आ रही है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है और कहता है अब मैं और नहीं कर सकता, अगर मैंने और ज्यादा ब्लड डाला तो मैं खुद भी मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है।